नमस्कार दोस्तों। आज हम दक्षिण अमेरिका के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदियों के लिए एंडीज पर्वत एक जल विभाजक का कार्य करता है। एंडीज पर्वत के पूर्व में बहने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में वर्ष भर जल से पूर्ण रहती है तथा एंडीज पर्वत के पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बहुत छोटी तथा तेज बहने वाली होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 90% जल अटलांटिक महासागर में गिरता है। केवल पश्चिम में बहने वाली छोटी नदियों का जल ही प्रशांत महासागर में गिरता है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 मुख्य अफवाह तंत्र हैं। नंबर 1, अमेजन नदी का अफवाह तंत्र। नंबर 2, ओरोनिको नदी का अफवाह तंत्र। नंबर 3, पराना पराग्वे नदी का अफवाह तंत्र। और नंबर 4, साओ फ्रांसिस्को नदी का अफवाह तंत्र। क्रमशः दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। नंबर 1, अमेजन नदी का अफवाह तंत्र। नंबर 2, ओरोनिको नदी का अफवाह तंत्र। नंबर 3, पराना पराग्वे नदी का अफवाह तंत्र। और नंबर 4, साओ फ्रांसिस्को नदी का अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार इन 4 अफवाह तंत्रों में दक्षिण अमेरिका के जल अफवाह प्रणाली को विभाजित किया गया है। हम क्रमशः एक एक करके इन सभी अफवाह तंत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अमेजन नदी के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सघन वनों से इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो आच्छादित है। ये देखिए, ये अमेजन नदी का जो उद्गम है ये मुख्य मोटे तौर पर एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से होता है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से होती हुई यह नदी अपनी लंबी यात्रा करती हुई और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 6750 किलोमीटर है। 6750 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हुई यह नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह तेज बहाव वाली नदी है। इस नदी का बहाव काफ़ी तेज होता है। इस नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियाँ भी हैं, जिनमें यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरी किनारे से मिलने वाली पहली नदी है नीग्रो नदी। ये नीग्रो नदी इसके दाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से ही एक और मुख्य नदी इसमें मिलती है नीग्रो के पूर्व, जिसका नाम है जेपुरा नदी इसके पूर्व ही इससे मिल जाती है। तो उत्तरी किनारे पर या इसके बाएं किनारे पर जो नदियां मिलती है उनमें जेपुरा तथा नीग्रो नदियां मुख्य है। 2 नदियां इसके उत्तरी किनारे पर बाएं किनारे पर इससे आकर के मिलती है। इसके बाद इसके हम दाएं किनारे पर आते हैं, दक्षिणी किनारे पर आते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर मेडिरा नदी इसमें मिलती है। इसके बाद तापाजोस नदी इसमें जाकर के मिलती है और फिर इसके बाद जिंगू नदी इसमें जाकर के मिलती है। और अमेजन नदी इन सभी नदियों का जल लेकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में जब ये गिरती है तो काफ़ी अंदर तक, लगभग 3500 किलोमीटर अंदर तक अमेजन नदी में जहाज़ चलाए जा सकते हैं, क्योंकि गहरी होने के कारण लगभग 3500 किलोमीटर के अंदर तक इसमें जहाज़ चलाए जाते हैं। और अमेजन नदी के द्वारा अपने डेल्टाई भाग में एक नदी निर्मित द्वीप भी बनाया गया है, जिसका नाम है मराजू नामक नदी निर्मित द्वीप अमेजन नदी के द्वारा अपने अफवाह क्षेत्र, अपने डेल्टाई भाग में बनाया गया है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन नदी के उत्तर में यदि हम देखें तो अमेजन नदी के उत्तर में कौन सा पठारी भाग है, हमने पहले इसका अध्ययन कर लिया था। अमेजन नदी के उत्तर में जो पठारी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ जो पठारी भाग है इसे गुयाना के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में ब्राज़ील का पठारी भाग है और इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला विद्यमान है। एक और विशेषता इसकी है
कि इसके प्रवाह क्षेत्र के साथ साथ 0 डिग्री या भूमध्य रेखा गुजरती है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा इसके प्रवाह क्षेत्र के साथ साथ गुजरती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ता है कि अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो विषुववृत्तीय प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा रहती है। फलस्वरूप सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर विषुववृत्तीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं और ये जो अमेजन नदी बेसिन के जो वन हैं ये पृथ्वी का फेफड़ा भी कहलाते हैं, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो अमेजन नदी है ये एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों के जल को अटलांटिक महासागर तक लेकर के जाती है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6750 किलोमीटर है। यह एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से निकल करके अटलांटिक महासागर तक जाती है। उत्तरी किनारे पर इसमें जेपुरा तथा नीग्रो 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं। दक्षिणी किनारे पर मेडीरा, तापाजोस और जिंगू इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सभी नदियों का जल लेकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में जब ये गिरती है तो डेल्टाई क्षेत्र बनाती है। उसके डेल्टा में एक नदी निर्मित द्वीप है जिसका नाम है मराजू। मराजू नामक नदी निर्मित द्वीप इसके डेल्टाई भाग में बना हुआ है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी नदी यह मानी जाती है। तो इस प्रकार जो अमेजन नदी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी और दक्षिण अमेरिका के आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण अमेजन नदी को माना जाता है, क्योंकि अमेजन और इसकी सहायक नदियों ने इसकी नदी घाटियों में काफ़ी उपजाऊ मिट्टी का जो है वो विस्तार किया है और इस उपजाऊ मृदा में ही विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। और अन्य विशेषता ये है कि अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र के साथ साथ ही भूमध्य रेखा भी गुजरती है, तो इसका जो क्षेत्र है वो विषुववृत्तीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अमेजन नदी बेसिन का जो परिचय था वो ये था। इसके बाद जो दूसरी मुख्य नदी है वो है दोस्तों ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी आप ही देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओरोनिको नदी है। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। ये देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है और मध्य अटलांटिक महासागर में अपने जल को लेकर के जाती है। ये जो हिस्सा है ये मध्य अटलांटिक महासागर का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मध्य अटलांटिक महासागर है और अपने जल को ये मध्य अटलांटिक महासागर में लेकर के जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आप देख रहे हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, अपने जल को अटलांटिक महासागर की ओर लेकर के जाती है। इसका उद्गम गुयाना के पठारी भाग से होता है। ये आप देख रहे हैं गुयाना के पठारी भाग से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों ने गुयाना के पठारी भाग को काफ़ी अधिक विच्छेदित कर दिया है। और इसका जो नदी बेसिन है वो दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। इसकी लंबाई है 2780 किलोमीटर। ओरोनिको नदी 2780 किलोमीटर लंबी नदी है। 2780 किलोमीटर प्रवाहित होकर के ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और गुयाना के पठारी भाग से यह निकलती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चरून। चरून नदी इसकी एक सहायक नदी है। इस चरून नदी पर ही 979 मीटर ऊंचा एंजल जलप्रपात बना हुआ है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कि ओरोनिको नदी की सहायक नदी चरून नदी पर है। ये देखिए इसकी एंजल जलप्रपात की स्थिति लगभग यहाँ पर है। ये एंजल जलप्रपात इसकी सहायक नदी चरून नदी पर बना हुआ है। कुछ पुस्तकों में इसे ओरोनिको नदी पर भी बताया गया है। ओरोनिको नदी की सहायक नदी चरून नदी पर ये बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जैसे मावाका, मानविच, ओकामो आदि सहायक नदियाँ हैं जो कि गुयाना के पठारी भाग से ही निकलती है। यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें लानोज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इस क्षेत्र में लानोज नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र में। तो इसकी ये एक विशेषता हो गई कि अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र में लानोज नामक घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो इस बार इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। औरो नदी का उद्गम गुयाना के पठारी भाग से होता है। गुयाना के पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और मध्य अटलांटिक महासागर में अपने जल को लेकर के जाती है।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा बड़ा नदी बेसिन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा बड़ा नदी बेसिन है। पहला बड़ा नदी बेसिन था अमेजन, और ये तीसरा बड़ा नदी बेसिन है। दूसरा बड़ा नदी बेसिन है पराना पराग्वे नदी बेसिन। इसकी सहायक नदियों ने इसकी सहायक नदियों ने मिलकर के गुयाना के पठार को काफ़ी अधिक काट छाट दिया है। इसकी एक सहायक नदी चरून नदी, जिसका नाम है चरून नदी पर एक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जिसे एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर ऊंचा है। लगभग ये आप देख लीजिए कि 1 किलोमीटर ऊंचा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा वो जलप्रपात है, और काफ़ी अधिक सुंदर दृश्य वहाँ पर उपस्थित होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, और इसके प्रवाह क्षेत्र में लानोस नामक घास के उष्णकटिबंधीय मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये ओरोनिको नदी की विशेषताएं हैं। ये उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग की काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भी, और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उनकी दृष्टि से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण नदी ये मानी जाती है, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है। अब हम आते हैं दक्षिण की ओर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं। जब दक्षिण की ओर आते हैं तो जो दक्षिण की ओर सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वो है पराना पराग्वे नदियों का अपवाह क्षेत्र। दक्षिणी की ओर पराना तथा पराग्वे सबसे बड़ी नदियां हैं। यहाँ पर 3 मुख्य नदियां हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। 3 मुख्य नदियां पराना पराग्वे नदी का अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये देखिए, ये नदी, ये तो पराग्वे नदी है, ये पराना यहाँ की मुख्य नदी है। ये देखिए, पराना नदी का उद्गम रियो डी जेनेरो के आसपास होता है, और ये यहाँ से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये देखिए, ये पराना नदी है, इसमें एक सहायक नदी यहाँ से आकर के मिलती है, ये है पराग्वे नदी। ये पराग्वे नदी है, और एक और नदी है जिसका उद्गम भी यहीं से होता है, वो है उरुग्वे नदी। ये उरुग्वे नदी है। तो उरुग्वे नदी तथा पराना तथा पराग्वे नदियाँ मिलकर के इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, और ये तीनों मिलकर के अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। पराना नदी इसकी मुख्य नदी है। पराना नदी की लंबाई 4879 मीटर है। 4879 किलोमीटर पराना नदी की लंबाई है, क्योंकि पराना इस अपवाह क्षेत्र की सबसे मुख्य नदी है। पराना की सहायक नदी है पराग्वे नदी। ये देखिए, यहाँ पर पराना की सहायक नदी है पराग्वे नदी, पराना यहाँ पर मुख्य नदी है, और एक अन्य जो नदी है वो है उरुग्वे नदी। ये 3 नदियाँ मिलकर के इस अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये तीनों नदियाँ जहाँ पर गिरती है उस मुहाने को रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। रियो डी ला प्लाटा क्या है? रियो डी ला प्लाटा पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों का मुहाना है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह स्थित है, और तीनों नदियों का मुहाना है। विस्तार की दृष्टि से यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तथा 3 ओर से पर्वतीय और पठारी भागों से घिरा हुआ है। किस तरह से ये देखते हैं हम। ये तो हमने कल पढ़ा था, जब पूर्वी की कक्षा में हमने पठारी भागों में पढ़ा था। तो ये पेटागोनिया का पठार, उत्तर की ओर हम आते हैं तो ये ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठारी भाग आ गया। यहाँ पर हम आते हैं तो बोलीविया का पठार, और ये इस तरफ एंडीज पर्वत। तो इस प्रकार से ये 3 ओर से पठारी भागों से घिरी हुई है, और इसके पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर पाया जाता है। विस्तार की दृष्टि से ये अर्जेंटीना राज्य में फैला हुआ है। ये जो विस्तार है इसका, ये अर्जेंटीना राज्य में है, और इसका उत्तरी भाग ग्रांड चाको के नाम से जाना जाता है। पंपास जो घास के मैदान हैं, ये इसके अपवाह क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण की ओर जो मुख्य जो अपवाह तंत्र है वो पराना तथा पराग्वे नदियों का है। पराना इसकी मुख्य नदी है। पराना नदी का उद्गम दक्षिण रियो डी जेनेरो के दक्षिणी भाग से होता है, और ये नदी इसकी इन पूरे संपूर्ण नदी बेसिन की सबसे लंबी नदी है, जो कि 4879 किलोमीटर लंबी है। पराना नदी में आगे जाकर के पराग्वे नदी मिलती है।
दोनों नदियाँ सम्मिलित रूप से अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक अन्य नदी है उरुग्वे नदी, जो अभी अपना जल लेकर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तीनों नदियों के मुहाने को सम्मिलित रूप से रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। ये जो बेसिन है यह अर्जेंटीना राज्य में स्थित है। विशेष रूप से यहाँ पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इस अपवा बेसिन का उत्तरी भाग ग्रान चाको कहलाता है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है और ये पंपाज के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो उत्तरी भाग है वो ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है और एक क्षेत्र पंपाज घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। तीन ओर से पठारी भागों से घिरा हुआ है। इस ओर तो यहाँ पर ये है, हमने देखा था अभी, पेटागोनिया का पठार, ये बोलीविया का पठार और ये ब्राज़ील का पठार। तीन ओर से पठारी भागों से ये जो अपवा क्षेत्र है यह घिरा हुआ है। इस प्रकार ये भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण यहाँ का अपवा क्षेत्र है, क्योंकि अर्जेंटीना का जो पंपाज घास के मैदान हैं ये काफ़ी उपजाऊ हैं। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे और इनकी सहायक नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का जो है विस्तार वो किया गया है। उपजाऊ मिट्टी बिछाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि और औद्योगिक तथा मुद्रादायनी फसलों की कृषि की जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, कहवा, गन्ना, गेहूँ आदि यहाँ पर उगाए जाते हैं। और जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो भी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित हैं, तो यहाँ से उन्हें उपज को निर्यात भी कर दिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अंतिम जो नदी बेसिन है, अपवा क्षेत्र, उसकी तरफ आते हैं। साओ फ्रांसिस्को जल प्रवाह क्षेत्र, ये साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये आप देख रहे हैं, रियो डी जेनेरो के उत्तरी भाग से निकलती है। ये देखिए, ये साओ फ्रांसिस्को नदी है, उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बह करके मध्य अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। साओ फ्रांसिस्को नदी है, दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा नदी बेसिन है। दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा नदी बेसिन है। लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी प्रवाहित होती है। और इसकी एक अन्य और विशेषता ये है कि यह दक्षिण अमेरिका के तट के समानांतर प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के तट के समानांतर ये प्रवाहित होती है। ब्राज़ील का तट है, इसके समानांतर प्रवाहित होती हुई यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। दक्षिण की ओर से निकलती है तथा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चौथा बड़ा नदी बेसिन है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं हम। साओ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम रियो डी जेनेरो के उत्तरी भाग से होता है। यह दक्षिण की ओर से निकलकर उत्तर तथा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा अपना जल लेकर के मध्य अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर लंबी है। यह ब्राज़ील के तट के समानांतर प्रवाहित होती है और दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, दूसरा पराना पराग्वे नदी बेसिन, तीसरा ओरोनिको नदी बेसिन और चौथा साओ फ्रांसिस्को नदी बेसिन। इस प्रकार से ये तीन मुख्य नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्रमशः अमेजन नदी बेसिन, दूसरा ओरोनिको नदी बेसिन, तीसरा पराना पराग्वे नदी बेसिन और चौथा साओ फ्रांसिस्को नदी बेसिन। एक दूसरी अन्य छोटी मुख्य नदी है जिसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो नदी है यहाँ पर कोलोरेडो नदी। ये देखिए, कोलोरेडो जो नदी है वो इस पराना पराग्वे नदी बेसिन के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये अपनी कुछ सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है। ये कोलोरेडो नदी है यहाँ पर, ये कोलोरेडो नदी ये दक्षिण की ओर की मुख्य नदी है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणतम भाग की जो मुख्य नदी है तो वो कौन सी होगी? कोलोरेडो नदी। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग की जो मुख्य नदी है वो कोलोरेडो नदी है। ये देखिए, ये कोलोरेडो नदी है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और भी कई छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है जो कि इन सभी नदियों में अपना जल प्रवाहित करती है, इन सभी नदियों के साथ अपना जल साझा करती है। तो इस प्रकार से चार तो मुख्य नदी बेसिन हो गई और एक अन्य मुख्य नदी हो गई। पहला नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन नंबर 1। दूसरा विस्तार की दृष्टि से दूसरा नदी बेसिन पराना पराग्वे नदी बेसिन विस्तार की दृष्टि से तीसरा नदी बेसिन
ओरोनिको नदी बेसिन, और पुनः विस्तार की दृष्टि से चौथा साउथ फ्रांसिस्को नदी बेसिन, और अन्य जो नदी है दक्षिण की ओर वो है कोलोराडो नदी तथा उसका बेसिन। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अपवाह क्षेत्र संपन्न होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अपवाह क्षेत्र है वो मुख्य रूप से इसकी जो अधिकांश नदियां हैं, जो 90% इसका जल है वो अटलांटिक महासागर की ओर जाता है। केवल कुछ छोटी नदियां हैं जो कि अपना जल लेकर के प्रशांत महासागर की ओर जाती हैं, वे छोटी तथा तीव्र प्रवाह वाली हैं, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बड़ी हैं तथा उनमें जल की मात्रा भी अधिक रहती है। इसकी झीलों के बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर जो झील है वो टिटिकाका तथा पूपो। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और पूपो खारे पानी की झील है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अपवाह तंत्र है ये पूर्ण होता है। अगर इसके बारे में आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यूट्यूब के चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिखें, आपको प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और इसका जो मानचित्र है वो बनाना आप हस्तगत करें, ताकि जो परीक्षा के दौरान आप इसे आसानी से बना सकें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।